हेलो माय डियर, आप सभी को मेरा नमस्ते। आज हम पुणे बीएससी बीएड सेकेंड ईयर एंड बीएससी सेकेंड ईयर के काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनेमिक्स की क्लास नंबर 15 लेकर आए हैं। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनेमिक्स की पार्ट नंबर 15, ठीक है। और आज आपका लिए जो बीएड वालों के लिए वो शुरू होने वाली है यूनिट नंबर 2। बीएड वालों की कौन सी यूनिट स्टार्ट हो रही है? यूनिट नंबर 2 स्टार्ट होने वाली है। यूनिट फर्स्ट आपकी पूरी क्या हो गई है? कंप्लीट हो गई है यहाँ पर, ठीक है। और बीएससी वालों को भी मैं जब बाद में बता दूंगा आपका पैटर्न किस प्रकार रहेगा, ठीक है। लेकिन बीएससी वालों को मैंने आपको एक बात पहले भी बताई थी कि आपके जो इनके जो पेपर है काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनेमिक्स, आपके सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स है, लेकिन इस पेपर में काइनेटिक पर मात्र 10% 20% रोल ही है, बाकी मैटर सारा थर्मोडायनेमिक्स का ही आ जाता है, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक है आज का, बॉयल टेम्परेचर। अपन ने 2 ताप पीछे पढ़ लिए। एक पढ़ा था अपन ने क्रांतिक ताप, क्रिटिकल टेम्परेचर। एक अपन ने पढ़ा था क्रिटिकल टेम्परेचर, जिसको मैं लिखता हूँ TC से। ये आया था आपके पास 8A/27 RB। ये टेम्परेचर अपन ने पढ़ा था ना, क्रांतिक नियतांक होते हैं आपके, क्रिटिकल कांस्टेंट, जिसमें क्रांतिक आयतन, क्रांतिक दाब और क्रांतिक ताप पढ़ा था, ये मान था। एक अपन ने पढ़ा था इनवर्स टेम्परेचर, जो होता है आपका 2A/RB। व्युत्क्रमण ताप होता है ना, जो अपने आदर्श गैस के, वास्तविक गैस के लिए जब मान निकाला था तब अपन ने पढ़ा है। आज अपन पढ़ेंगे बॉयल टेम्परेचर। फिर इन तीनों में रिलेशन देखेंगे। टेम्परेचर 3 प्रकार के हो जाएंगे। क्रिटिकल टेम्परेचर पीछे पढ़ चुके हैं, और इनवर्स टेम्परेचर व्युत्क्रमण ताप, जिसको अपन TI से लिखते हैं, ये भी अपन पीछे पढ़ चुके हैं। आज अपन पढ़ेंगे बॉयल ताप। तो आपकी जो हेडिंग रहेगी आज की वो है यूनिट नंबर 2। बार बार नहीं बताऊंगा, यूनिट नंबर 2 है। क्लास आपकी 15 है, काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनेमिक्स, जो बीएससी सेकेंड ईयर और बीएड सेकेंड ईयर की। तो आइए बॉयल टेम्परेचर, आज अपने को पढ़ना है बॉयल ताप। बॉयल ताप, जिसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे TB से। इसका फॉर्मूला निकालेंगे, फिर इनमें रिलेशन देखेंगे, ठीक है। बॉयल टेम्परेचर TB। तो थ्योरी लिखा देता हूँ मैं थोड़ी सी आपको कि आदर्श गैस समीकरण, आदर्श गैस समीकरण PV = RT के अनुसार, आदर्श गैस समीकरण PV = RT के अनुसार नियत ताप पर अगर आपका टेम्परेचर क्या हो जाए? कांस्टेंट हो जाए, तो PV भी नियत होना चाहिए। नियत ताप पर PV भी कांस्टेंट होता है। नियत ताप पर PV भी क्या होता है? आपका नियत होता है, ठीक है। नियत ताप पर PV भी नियत होता है, नियत होना चाहिए, नियत होना चाहिए। लेकिन बट क्या कुछ ऐसी कंडीशन आ जाती है जिस कंडीशन में वो अपन इसको कॉन्सेप्ट नहीं बता पाते। लेकिन वास्तविक गैसों जैसे, लेकिन वास्तविक गैसों जैसे हाइड्रोजन, वास्तविक गैसेज कौन कौन सी होगी आपकी? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि के अध्ययन से, जब इनके बारे में अपन ने पढ़ा, जब अपन ने इसके बारे में अध्ययन किया, तो यह ज्ञात होता है, आदि के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि P को बढ़ाने पर क्या ज्ञात हुआ कि P को बढ़ाने पर PV का मान चेंज होता है, PV का मान परिवर्तित होता है, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ देखिए अपन ने कि अपन P को बढ़ाएंगे तो P का मान परिवर्तित होता है। अब उससे अपन रिलेटेड कुछ वैल्यू निकालते हैं। आइए देखिए, वापस ध्यान से पढ़िए कि आदर्श गैस समीकरण क्या कहती है? PV = RT के अनुसार नियत ताप पर PV भी नियत होना चाहिए। इधर देखिएगा, PV बराबर फॉर्मूला होता है RT। PV बराबर क्या फॉर्मूला होता है? RT। समीकरण आई आदर्श गैस समीकरण। R आपका गैस कांस्टेंट, वैसे ही नियतांक होता है। अगर आपने T नियत मान लिया, ये लिखा हुआ देखो, नियत ताप पर अगर आपने टेम्परेचर नियत ले लिया, देखा मतलब PV भी क्या होगा?
नियत ताप हो गया तो अपना पीवी भी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है, यही रिप्रेजेंट यहाँ पर बोलता है। लेकिन अपने यहाँ पर चीज देखी कि पीवी भी नियत होना चाहिए, लेकिन रियल गैस है जैसे हाइड्रोजन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ आदि के बारे में जब पढ़ा तो उसने अपने को ये पता हुआ कि पी को बढ़ाने पर पीवी का मान परिवर्तित होता है। अपन दाब बढ़ाएंगे, भाई अपन यहाँ पर देख रहे पीवी कांस्टेंट आ गया, लेकिन आप दाब बढ़ा रहे हो तो पीवी का मान भी क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। तो एक देखते अपन एक ग्राफ से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एक ग्राफ देखेंगे अपन यहाँ पर, अपना ग्राफ हो जाएगा ये आपका, अपन ग्राफ बनाएंगे ठीक है। इधर तो हो गया आपका पीवी, एक बार ना मैं ग्राफ बना लेता हूँ फिर एक्सप्लेन करने में ठीक रहेगा। इधर हो गया आपका पी, ठीक, एक ग्राफ तो नीचे ऐसा आएगा, ठीक, एक ग्राफ आपका ऐसे चलेगा, एक ग्राफ आपका ऐसे चलेगा, इससे सही नहीं आ रहा चौक से, ऐसे चला, फिर उसके बाद अचानक इसका मान बढ़ गया, ठीक है, और एक ग्राफ आपका ऐसे चला। अब अपने पास दो अलग अलग टेम्परेचर पर, ये तो आया बॉयल ताप से ऊपर ताप पर, बॉयल ताप से ऊपर ताप पर, ठीक है, यह आया आपका बॉयल ताप से ऊपर ताप पर, यह आया आपका बॉयल ताप पर, और यह आया आपका बॉयल ताप से नीचे ताप पर, बॉयल ताप से नीचे ताप पर, ठीक है। ये देखिए अपने पास अपन ने ग्राफ बनाया पीवी और पी के मध्य, बस ये कहिए आपको रिप्रेजेंट करना, ठीक है, लिखना भी एक ही चीज़ है जो मैं लिखता हूँ यहाँ पर। तो अपन ने देखा कि बॉयल ताप पर जब आपका ऐसा कोई मान आएगा, ऐसा कोई टेम्परेचर होगा जहाँ पर ये कांस्टेंट चलता है, पी को आप बढ़ा रहे हो लेकिन पी आपका देखो बिल्कुल क्या चल रहा है, कांस्टेंट चल रहा है, तो वो ताप कहलाएगा नियत ताप। यानी ऐसे कोई टेम्परेचर जिस पर पी बढ़ाने पर पीवी नियत चलता है वो आपका बॉयल ताप हो गया। और बॉयल ताप से जैसे ऊपर बढ़ाया तो देखो मान इसका चेंज हो गया, पी बढ़ा रहे पीवी चेंज है, और नीचे भी देखो कम हो रहे तो पी बढ़ा रहे और आपका पीवी चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अपन लिखेंगे यहाँ पर फिर भी एक विशिष्ट ताप, फिर भी एक विशिष्ट ताप, कौन सा ताप हो गया, फिर भी एक विशिष्ट ताप पर पीवी का मान, फिर भी एक विशिष्ट ताप पर पीवी का मान बढ़ते दाब पी के साथ नियत बना रहता है, बढ़ते दाब पी के साथ नियत बना रहता है, बढ़ते दाब पी के साथ नियत बना रहता है, इस ताप को बॉयल ताप कहते हैं, इस ताप को बॉयल टेम्परेचर ठीक है, इस ताप को बॉयल ताप कहते हैं। विभिन्न गैसों के लिए इसका मान अलग अलग होता है, विभिन्न गैसों के लिए इसका मान अलग अलग होता है, अलग अलग गैसें हैं तो इसका मान भी क्या हो जाएगा आपका अलग अलग होगा, ठीक है। विभिन्न गैसों के लिए इसका मान अलग अलग होता है। इज इट क्लियर? जो लिखे है उसके बारे में अपन देखते हैं आगे कि आदर्श गैस समीकरण के अनुसार अपन ने देखा कि P नियत ताप पर पीवी भी नियत होना चाहिए, लेकिन कुछ वास्तविक गैसें देखी हाइड्रोजन, नाइट्रोजन आदि, उसके लिए क्या होता है कि P को बढ़ाने पर पीवी का मान क्या होता है, परिवर्तित होता है। लेकिन अपन ने ग्राफ बनाया पीवी और P के मध्य, उसमें से ये तीसरा वाला, ये सेकंड वाला पॉइंट का रिप्रेजेंट कर रहा है कि फिर भी एक विशिष्ट ताप पर पीवी का मान
बढ़ते दाब पी के साथ नियत बना रहता है। देखो दाब बढ़ा रहे हैं यहाँ पर इधर, और अपना पीवी क्या बना हुआ है, नियत बना रहता है। इस ताप को अपन क्या बोलते हैं, बॉयल टेम्परेचर बोलते हैं। और अलग अलग गैस है, देखो रियल गैस ऑक्सीजन हो सकती है, नाइट्रोजन हो सकती है, सारी अलग अलग। तो अलग अलग गैसों के लिए इसका मान भी क्या होता है, अलग अलग होता है। आइए इसी में आगे से आगे अब इसका मान निकालते हैं, इसका फॉर्मूला निकालना अपने को, ठीक है। ये तो डेफिनेशन तक हो गया, इसी में आपको आगे लिखना। अब ये मिटा रहा हूँ है ना, ग्राफ की भी अब जरूरत नहीं रहेगी, ग्राफ आपको टॉपिक आपका वही चल रहा है, ध्यान रखना ना, उसी में अपन आगे चल रहे हैं। फॉर्मूला निकालते हैं अपन इसका, तो अपने पास अब हो जाएगा मान वास्तविक गैसों के व्यवहार की व्याख्या के लिए, वास्तविक गैसों के व्यवहार की व्याख्या के लिए, वास्तविक गैसों के व्यवहार की व्याख्या के लिए एक साइंटिस्ट हुआ था। वास्तविक गैसों के व्यवहार की व्याख्या के लिए के ओन्स ने एक साइंटिस्ट हुआ था के ओन्स नाम का। तो के ओन्स ने बोयल के नियम को संशोधित करने का प्रयास किया। बोयल के नियम को संशोधित करने का प्रयास किया। बोयल के नियम को संशोधित करने का प्रयास किया और एक निम्न संबंध दिया, और एक निम्न संबंध दिया। क्या रिलेशन दिया, देखो इन्होंने PV बराबर A प्लस BP प्लस CP स्क्वायर प्लस DP क्यूब, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इन्होंने इस प्रकार संबंध दिया। देखिए बोयल नियम क्या कहता है कि PV इज प्रपोज, PV बराबर किसके होता है, कांस्टेंट के। ये बोयल नियम था। अपन दो अवस्था देखेंगे तो P1 V1 बराबर P2 V2 ऐसे लिख देते हैं। तो इसने फिर यहाँ पर देखा कि बहुत सारी रियल गैसेस बहुत सारी हो सकती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सब अलग अलग हो सकती है। तो इसके लिए फिर के ओन्स ने क्या किया, बोयल के नियम को संशोधित किया, और संशोधित करने पर ऐसे लिखा, देखो PV तो ऐसा कैसे ही A प्लस BP प्लस CP स्क्वायर, ये ABCD आपके सारे कॉन्स्टेंट है जो उसने दिए, क्योंकि अलग अलग गैसों के लिए मान इसका अलग अलग होता है, ठीक है। तो आइए आगे इसी में अपन आगे लिखेंगे, जहाँ ABCD आदि ताप पर निर्भर करने वाले नियतांक हैं। जहाँ ABCD आदि ताप पर निर्भर करने वाले नियतांक हैं। एक बार है ना अपन पूरी थ्योरी लिख लेते हैं, फिर उसके बाद फॉर्मूला निकालने में इजी रहेगा। ताप पर निर्भर करने वाले नियतांक हैं ABCD आदि ताप पर निर्भर करने वाले नियतांक हैं, जिन्हें वीरियल गुणांक कहते हैं, जिन्हें वीरियल कोफिशिएंट, जिन्हें वीरियल गुणांक कहते हैं। वीरियल कोफिशिएंट कहेंगे अपन इसको, जिन्हें वीरियल गुणांक कहते हैं। और इन गुणांकों का मान घटते हुए क्रम में होता है। इन गुणांकों का मान घटते हुए क्रम में होता है, नहीं डिक्रीज रूप में होता है। इन गुणांकों का मान घटते हुए क्रम में होता है, मतलब A ज़्यादा, फिर उससे बाद B, फिर उससे बाद C, फिर उससे बाद D, ऐसे कंटिन्यू चलेगा। इन गुणांकों का मान क्या होता है, घटते हुए क्रम में होता है। चूंकि 1 ग्राम मोल के लिए गैस के लिए 1 ग्राम मोल गैस के लिए A बराबर RT होता है।
1 ग्राम मोल गैस के लिए क्या होता है, ए बराबर RT होता है। अतः विरल गुणांक, अतः विरल गुणांक ए के बाद बी ही सबसे महत्वपूर्ण है। ए के बाद बी ही सबसे महत्वपूर्ण गुणांक है। ठीक है, ये पहले मैंने आपको लिख लिया कुछ है ना, ये सारा के ऑन्स नहीं किया। थ्योरेटिकल मैंने आपको पहले बोला, थ्योरी कुछ ऐसी थ्योरी आ जाती है अपने को, तो वो थ्योरी के अनुसार अपने को टॉपिक सोल्व करना पड़ता है। तो ये सारी थ्योरी के अंश ने दी थी कि वापस देखिए आप के अंश ने क्या बताया कि के अंश ने ये बताया कि उसने बॉयल के नियम को संशोधित कर एक अलग ही संबंध दिया। उसी ने लिखा, अपने को पढ़ना है कि PV बराबर A प्लस फिर BP प्लस यहाँ पर P दाब है ना CP²। जैसे जैसे आपका कॉन्स्टेंट बढ़ता गया उसके साथ दाब ऐड होता गया। ठीक है, फिर उसके बाद उसी ने बताया कि A और B C D जो चारों नियतांक है वो ताप पर निर्भर करने वाले नियतांक है। चारों किस पर डिपेंड करते हैं, यहाँ पर टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, जिन्हें अपन क्या बोलते हैं, विरल गुणांक कहते हैं। और इन गुणांकों का मान बढ़ते हुए क्रम होते हैं, यानी ए सबसे ज्यादा होगा, फिर उसके बाद बी का प्रभाव होगा, फिर सी का होगा, फिर डी का होगा। फिर उसने एक चीज और बताई, वो बताया कि जब 1 ग्राम मोल गैस होती है तो ए लगभग RT, उसने जो पहला कोफिशिएंट था ना आपका ए, उसको उसने RT के बराबर बताया। तब ए के बाद उसने सबसे ज्यादा जिसका रोल किया वो किया बी का, क्योंकि यहाँ पर अपन पी को बढ़ा रहे हैं। पी को बढ़ाने पर आपका पीवी क्या रह रहा है, नियत रह रहा है। अपना लॉजिक क्या था कि पी इंक्रीज करने पर पीवी कांस्टेंट रहेगा, वो कंडीशन कहलाती है बॉयल ताप। तो यहाँ तो इसके साथ पी है ही नहीं, तो ये हट गया। तो इसका मतलब सबसे महत्वपूर्ण कौन सा चलेगा, के ऑन्स के अनुसार BP। अब यहाँ से अपन सब कुछ सोल्व करेंगे। ठीक है, तो अपन लिस्ट में लिख दिया ए के बाद बी ही सबसे महत्वपूर्ण गुणांक है। अब आगे आइए, आगे इसी में और थोड़ी लिखनी है, भी थोड़ी थ्योरी और है, फिर अपना फॉर्मूला निकल जाएगा। डेफिनेशन अपन ने देख ली है ना, ग्राफ के अनुसार बॉयल नियम के अनुसार नियत ताप पर PV नियत होना चाहिए, लेकिन वास्तविक गैसों के लिए क्या होता है, PV नियत नहीं हो सकता है। ठीक है, फिर भी अपन ने ग्राफ देखा और ग्राफ पर देखा एक ऐसा टेम्परेचर जहां पर P बढ़ाने पर PV नियत चलता है, वही कहलाता है आपका बॉयल टेम्परेचर। बॉयल नामक साइंटिस्ट ने इसको बताया था, फिर के ऑन्स ने इसमें संशोधन करके इसका फॉर्मूलाज दिया। ठीक है, आगे आइए, अब अपन बी के बारे में पढ़ेंगे। तो बी के बारे में लिखेंगे कि न्यून तापों पर, थोड़ा और लिखनी फिर इस बारे में फॉर्मूला निकालते हैं। न्यून तापों पर बी का मान ऋणात्मक होता है। एक वो अभी समीकरण है ना, अभी काम आएगी, पहले ऊपर लिख लेता हूँ मैं, A प्लस BP। इसको लिखना नहीं आपको है ना, वो तो अभी अपने काम आएगी ना, इसको मैंने ऐसे लिख लिया। समीकरण नंबर 1 जो अपने पहले पीछे बन चुकी है, वो वाली समीकरण यहाँ पर काम आएगी, इसके लिए मैंने यहाँ पर इसको लिखा। जैसे जैसे ताप में वृद्धि होती है, बी का मान ऋणात्मक होता है। जैसे जैसे ताप में वृद्धि होती है, जैसे जैसे ताप में टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे अपन, जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, यानी जैसे जैसे ताप में वृद्धि होती है, बी का मान शून्य होकर पॉजिटिव हो जाता है। बी का मान शून्य होकर धनात्मक हो जाता है। अब आइए, आप ध्यान से देखिए, कम टेम्परेचर है, अपन ने क्या बताया, ए के बाद जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा वो कौन सा होगा, आपका बी होगा। तो इसमें यहाँ पर लिखा कि अगर टेम्परेचर बहुत कम है तो आपका बी का मान क्या होता है, नेगेटिव में रहेगा। बी जो गुणांक आएगा ना आपका नियतांक, वो नेगेटिव रहेगा, विरल गुणांक है। और जैसे जैसे अपन टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, माइनस से क्या होता है, शून्य। कोई भी वैल्यू आपकी माइनस होती है, माइनस से फिर क्या होती है, शून्य, और शून्य के बाद में क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, अर्थात जिस ताप पर गुणांक बी, जिस ताप पर गुणांक बी शून्य होता है, उसे बॉयल ताप कहते हैं। जिस ताप पर ताप शून्य होगा, इसे बॉयल ताप कहते हैं। इसे TB से प्रदर्शित करते हैं।
अब आइए देखो आप मेन चीज़ पर अब आइए। देखिए एक डेफिनेशन वो थी, अब फॉर्मूला निकालने के लिए एक डेफिनेशन आपकी और चेंज होगी कि आप जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हो तो बी का मान शून्य नेगेटिव होता है, नेगेटिव से फिर शून्य होता है और शून्य से बाद में क्या हो जाता है, पॉजिटिव होता है। तो एक ऐसा तापमान जहां पर बी शून्य हो रहा है उसी तापमान पर आपका बॉयल ताप, ध्यान रखना टी जीरो होगा ना, वहां पर ही आपका नहीं, बी जब जीरो होगा ना तब आप टी को क्या लिख सकते हो, टी बी बॉयल ताप, अर्थात जिस ताप पर गुणांक बी शून्य होता है उसे बॉयल ताप कहते हैं, इसे टीबी से प्रदर्शित करते हैं। अब अपन निकालेंगे इसका फॉर्मूलाज। तो आइए देखिए, इसमें वास्तविक गैसों की वैन डर वाल्स समीकरण क्या कहती हैं, थोड़ा इधर लिखते हैं अपन। वास्तविक गैसों की वैन डर वाल्स समीकरण क्या कहती है, वैन डर वाल्स समीकरण P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस बी बराबर आर टी। पढ़ा रखा अपन ने, P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस बी बराबर आर टी। और आप एक काम कीजिए, इसका है ना मल्टीप्लाई कीजिए, पी वी माइनस पी बी प्लस ए अपॉन वी माइनस ए बी अपॉन वी स्क्वायर बराबर आर टी, या पी वी बराबर आर टी प्लस पी बी आर टी प्लस पी बी माइनस ए अपॉन वी प्लस ए बी अपॉन वी स्क्वायर माइनस ए अपॉन वी प्लस ए बी अपॉन वी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आप पी वी बराबर आर टी होता है, तो यहाँ से वी बराबर क्या हो जाएगा, आर टी अपॉन पी। ये मान आपको यहाँ पुट करना है इस समीकरण में, तो आपकी क्या हो जाएगी, पी वी बराबर आर टी प्लस पी वी बराबर आर टी प्लस पी बी माइनस ए अपॉन आर टी पी प्लस ए बी अपॉन वी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ भी रख दें, प्लस ए बी अपॉन आर स्क्वायर टी स्क्वायर पी स्क्वायर। थोड़ा है ना, एक बार देखना, मैं मान लिख लेता हूँ फिर आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखिए आप आगे, पी वी बराबर आर टी प्लस इन दोनों में कॉमन क्या है, पी कॉमन है। ठीक है, पी कॉमन लोगे तो यहाँ से तो क्या बच जाएगा, बी माइनस ए अपॉन आर टी पी प्लस यहाँ से आप एक काम कीजिए, ए बी अपॉन आर स्क्वायर टी स्क्वायर को एक साथ बाहर क्या लिख दीजिए, पी स्क्वायर। ये बन गई आपकी समीकरण नंबर 2। ये इस प्रकार अपन ने इसलिए सेट किया क्योंकि ये आगे काम आने के लिए। देखिएगा अपन ने क्या किया कि आप देखिएगा इधर कि वास्तविक गैसों की वैन डर वाल्स समीकरण क्या होती है, P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस बी बराबर आर टी। ये दोनों ब्रैकेट को अपन ने मल्टीप्लाई कर लिया जैसा कि आपको आता करना, तो अपने पास ये समीकरण बन गई। ठीक है, फिर मैंने उधर सिर्फ पी वी रखा, मतलब इस समीकरण को मेरे को इस प्रकार सेट करना है। उधर मैंने सिर्फ पी वी रखा, बाकी सारा मान इधर भेज दिया। ठीक है, अब सारा मान इधर भेजने के बाद फिर मैंने क्या किया कि इसमें चेंजेस और लाए कि मैंने, आपको पता है पी वी बराबर क्या होता है, आर टी। अगर मैं यहाँ से वी निकालूँ तो वी बराबर क्या हो जाएगा, आर टी अपॉन पी। तो ये मान सिर्फ मैंने इसमें और इसमें रखा, आर एच एस में। ये मान सिर्फ अपने किस में रखना, राइट हैंड साइड वाले पोर्शन में। तो पी वी आपका ऐसा कैसे ही, आर टी भी आपका ऐसा कैसे ही, पी वी आपका ऐसा कैसे, आर टी भी आपका ऐसा कैसे, ठीक है, प्लस पी बी भी आपका ऐसा कैसे, माइनस ए वी की जगह अपन क्या लिखेंगे, आर टी और पी आपका ऊपर चला गया। ठीक है, प्लस ए बी आपका ऐसा कैसे, ए बी और वी स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर टी स्क्वायर और पी स्क्वायर। ठीक है, फिर आप देखिएगा पी वी ऐसा कैसे, आर टी भी ऐसा कैसे आपका, और इन दोनों में कॉमन क्या है, पी कॉमन है। तो पी माइनस ए अपॉन आर टी, और इसको ऐसे इसलिए जमा दिया, देखो इसे मिलती जुलती समीकरण है। देखो अपन ने पहले ही बताया ए आर टी के बराबर है, अगर अपन इससे तुलना करें तो बी किसके बराबर हो रहा है, बी माइनस ए अपॉन आर टी के बराबर हो रहा है। इसी प्रकार आपका सी की तुलना कीजिए, सी किसके बराबर हो रहा है, ऐसे कंटिन्यू पूरा मान आपका चलता जाता है। तो अपन यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 की तुलना 1 से करने पर, आइए कीजिए। पहले अपन ने क्या किया, यहाँ तक लिखा, फिर ये लिखा, फिर ये लिखा। अब मैं इधर से मिटा रहा हूँ। 2 की तुलना अपन 1 से करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा,
थोड़ा सा और मान बचा है ना, उसको अपन कर लेते हैं। देखिए ये रही, तो ए किसके बराबर आ रहा है आपका, आर टी, ठीक है। और यहां से यहां बी किसके बराबर आ रहा है आपका, ये हो रहा है बी माइनस ए अपॉन आर टी, ठीक। और सी किसके बराबर हो रहा है आपका, सी हो रहा है ए बी अपॉन आर स्क्वायर टी स्क्वायर। ये हो रहा है अपने अलग अलग गुणांक की तुलना की, लेकिन अपने को पता है कि बॉयल ताप के अंदर सबसे महत्वपूर्ण गुणांक तो था वो कौन सा था, बी था। तो अपन लिख सकते हैं चूंकि बॉयल ताप T बराबर टी बी पर B बराबर 0, अपन ने देखा था ना एक ऐसे टेम्परेचर पर जहां पर विरल गुणांक पहले न्यूनतम था, न्यूनतम से फिर क्या आ रहा है शून्य, और फिर शून्य से क्या होता है पॉजिटिव। तो जिस ताप पर ये शून्य हो जाता है वही आपका क्या कहलाएगा, बॉयल ताप कहलाएगा, ठीक है। तो अपन यहाँ से बता सकते हैं, बस हो गया, आपने ये इसी से बताना अपने को। तो ये हो जाएगा आपका B बराबर 0 और B माइनस ए अपॉन आर टी की जगह अपन क्या लिख देंगे, टी बी बराबर 0, ठीक है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, ए अपॉन आर टी बी बराबर बी, ठीक है। तो टी बी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, टी बी बराबर ए अपॉन आर बी, ये हो गया आपका बॉयल ताप, टी बी बराबर ए अपॉन आर बी, ठीक है। व्युत्क्रमण ताप भी उससे मिलता जुलते आता है, व्युत्क्रमण ये फॉर्मूला हो गया आपका एटोपी कंप्लीट बॉयल ताप। इनवर्स टेम्परेचर पढ़ते हैं ना, वो आपका क्या आता है, टी ए बराबर 2a अपॉन आर बी, ठीक है। और क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, 2a अपॉन 27 आर बी। मतलब कांस्टेंट सब में सेम चलते हैं, कांस्टेंट सब में चलते हैं, आगे का नंबर चेंज है। ए और बी दोनों नियतांक होते हैं और आर क्या होता है आपका गैस नियतांक। तो इस प्रकार जब तीनों मान अपने को पता हो तो अपन फॉर्मूला ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो अब अपन क्या पढ़ेंगे, इन तीनों में रिलेशन। थोड़ा सा अपन इनवर्स टेम्परेचर देख लेते जो अपन ने पीछे पढ़ा था, फिर इसके बाद अपन इनमें रिलेशन देखेंगे, ठीक है। ऐसे 3 या 4 बार अपना बोर्ड भरा है, लेकिन बॉयल ताप आपका पूरा कंप्लीट है, इसलिए आपको कोई भी इश्यू नहीं होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। एक एक लाइन आप लिखना, पहले अच्छे से नोट्स बनाना, जिससे आपको ये जो वैल्यू थे आपकी अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो अब अपन पढ़ेंगे व्युत्क्रमण ताप, इनवर्स टेम्परेचर। पीछे पढ़ लिया अपन ने, पीछे वाली क्लास देखना अपन ने, इनवर्स टेम्परेचर जूल थॉमसन गुणांक के अंदर अपन पढ़ी थी। वान डेर वाल्स समीकरण के लिए शॉर्ट में लिख रहा हूँ ना मैं फटाफट, वान डेर वाल्स समीकरण के लिए, वान डेर वाल्स समीकरण के लिए गैस का जूल थॉमसन प्रसार के कारण ताप में परिवर्तन, अपने पास एक फॉर्मूला आया था ना, ताप में परिवर्तन dt बराबर 1 अपॉन सी पी, अंदर क्या था आपके पास मान 2a अपॉन आर टी, 2a अपॉन आर टी माइनस वी डी पी, यह आया था अपने पास 2a अपॉन आर टी माइनस बी, ठीक है। या इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, dt बराबर 1 अपॉन सी पी, बी भी बार कॉमन है ना, b अपॉन सी पी, अंदर क्या हो गया आपके पास 2a अपॉन आर बी टी माइनस 1 डी पी। इस समीकरण को अपन ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। तो अपने को जनरली जो मान चाहिए वो आपका यहीं से आएगा 2a अपॉन आर टी से, ठीक है। तो अपन ऐसे बता सकते हैं कि जब जब 2a अपॉन आर बी, जब 2a अपॉन आर बी किसके बराबर हो आपके, टी के बराबर, जब 2a अपॉन आर बी टी के बराबर हो जाए तब व्युत्क्रमण ताप होगा, पढ़ रखा पीछे है ना, तब आपका क्या होगा, इनवर्स टेम्परेचर होगा, है ना, यहाँ से आएगा 2a अपॉन आर बी। तो टी आई बराबर 2a अपॉन आर बी, पूरा का पूरा कैसे मैंने सोल्व करा रखा, ठीक है। व्युत्क्रमण ताप हो गया, बॉयल ताप हो गया, अब इनमें रिलेशन देखते हैं अपन, इन तीनों के मध्य रिलेशन। तो आइए अगला टॉपिक हो जाएगा अपने
बोयल ताप, टीबी, व्युत्क्रमण ताप, टीआई व क्रांतिक ताप टीसी में शंबन। ये आपका टॉपिक है, रिलेशन बिटवीन बॉयल टेम्परेचर, इनवर्स टेम्परेचर एंड क्रिटिकल टेम्परेचर, जो अपन ने तीनों पढ़ रखे हैं। तो तीनों का फॉर्मूला अपने को पता है। बॉयल टेम्परेचर क्या है था? बॉयल टेम्परेचर क्या है आपके पास? टीबी बराबर ए अपॉन आर बी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, टीबी बराबर क्या आया? ए अपॉन आर बी। इनवर्स टेम्परेचर क्या आया? इनवर्स टेम्परेचर है आपके पास टी ए बराबर 2a अपॉन आर बी। इक्वेशन नंबर सेकंड। और क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है? क्रिटिकल टेम्परेचर टी सी 8a अपॉन 27 आर बी। तीनों जो मान थे ना, तीनों अपन ने पढ़ रखे, जो अपन यहाँ पर लिख दिए 8a अपॉन 27 आर बी। बॉयल ताप, व्युत्क्रमण ताप और क्रिटिकल ताप। समीकरण 1 व 2 से देखिएगा आप। समीकरण 1 व 2 से क्या होगा कि जो टी आई है वो 2 गुना होगा 2b से। देखिए आप ध्यान से, इस प्रकार अपन रिलेशन देखेंगे एक दूसरे के मध्य। टी आई जो होगा आपके पास कितना गुना होगा? 2 गुना होगा किससे? टीबी से। देखिए ए अपॉन आर बी, ठीक है। तो इस ए अपॉन आर बी को अपन क्या लिख सकते हैं? टीबी लिख सकते हैं। तो टी आई बराबर 2TB। या एक रिलेशन अपन ऐसे निकालेंगे कि समीकरण 2 डिवाइड बाई 3। अपन क्या करें? समीकरण 2 को 3 से डिवाइड करते हैं। तो आइए इसके अंदर अपन दूसरी समीकरण हो गई, इधर तो आपके पास टी आई और इधर आपके पास हो गई टी सी बराबर, इधर हो गया आपके पास 2a अपॉन आर बी इंटू करके ये मान ऊपर लिख देता हूँ ना, 27 आर बी अपॉन 8a। ऐसे ए कट गया, आर बी से आर बी कट गया, तो आपके पास हो गया ये मान कि टी आई अपॉन टी सी बराबर 54 अपॉन 8। 27 को 2 से मल्टीप्लाई किया 54 और नीचे क्या चल रहा है? 8 चल रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास टी आई अपॉन टी सी बराबर 6.75। या देखा जाए तो अपने पास टी आई जो है वो टी सी, ये देखिए आप ध्यान से, टी आई जो है वो क्या हो जाएगी? 6.75 टी सी से। ये तीनों मान अपने पास हो गए। अब आप एक चीज़ ध्यान से देखिए, समीकरण ए और बी तीनों टेम्परेचर अपने पास कि जो टी आई है वो 2 गुना है किससे? टीबी से। टीबी से 2 गुना है, लेकिन जो टी आई है वो टीसी से कितना गुना है? 6.5, 6.7 गुना है। तो इसका मतलब सबसे बड़ा कौन होगा? टी आई। फिर उससे छोटा कौन होगा? क्योंकि से 2 गुना ही टीबी, और सबसे छोटा कौन होगा? टीसी होगा। बस ये ऐसी प्रकार रिलेशन बताना है। तो एक छोटी सी लाइन और लिखने में यहाँ पर लिख देता हूँ, समीकरण ए बी व सी से, समीकरण ए व बी से सबसे बड़ा कौन होगा? टी आई, फिर उसके बाद टी बी, और फिर लास्ट में कौन होगा? टी सी। ये संबंध होता है समीकरण ए और बी से। टी आई सबसे बड़ा, फिर टी बी और टी सी। बस ऐसे रिलेशन बताने अपने को। ध्यान रखना, ये फॉर्मूला मेन तो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल पूछते हैं। तो ये आपके तीनों टेम्परेचर कंप्लीट है। बॉयल टेम्परेचर जो आज पढ़ लिया था अपन ने, व्युत्क्रमण ताप और क्रिटिकल ताप अपन ने पहले ही पढ़ रखा है। तो इसके बेस पर आइए एक न्यूमेरिकल करते हैं अपन। अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन लिखाता हूँ मैं आपको कि CO2 गैस के लिए, क्वेश्चन है आपका CO2 गैस के लिए, CO2 गैस के लिए क्रांतिक ताप तथा बॉयल ताप का मान ज्ञात कीजिए। TC तथा शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, TB का मान ज्ञात कीजिए। आप समझ जाना क्या है इसका मतलब। TC और TB की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। कौन के लिए? CO2 गैस के लिए, जिसके लिए अब आपको कुछ वैल्यू क्या क्या दे रखी है, जिसके लिए
ए बराबर दे रखा आपको, ये तो ए दे रखा आपको 0.0072 तथा बी बराबर आपको दे रखा है 0.002। स्मॉल है आपको इतना दे रखा है, स्मॉल भी आपको इतना दे रखा है तथा दाब आयतन की इकाई वे है तथा दाब व आयतन की इकाई वह है, दाब व आयतन की यूनिट वह है जो एनटीपी पर क्या होती है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर यानी सामान्य ताप दाब है, ठीक है। एनटीपी पर 1 ग्राम पर मोल होती है, 1 ग्राम पर मोल होती हैं। ये आपका क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, माइंड लगाइए, फिर उसके बाद अपन इसको निकालेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ से ए दे रखा है, बी दे रखा है, अब इसमें आर और निकालना पड़ता है। आर अपन वान डेर वाल समीकरण से निकालेंगे। तो सामान्य ताप दाब पर V1 हो जाता है और टेम्परेचर आपका कितना हो जाता है, 0 हो सकता है। पी भी आपका एक एटम होगा। तो सॉल्यूशन देखते हैं, आइए सॉल्यूशन के अंदर अपन बताएंगे P बराबर आपका 1 ATM, ठीक है। V आपका 1 लीटर और T है आपका 0 डिग्री सेल्सियस या इसी को अपन लिख सकते हैं 273 केल्विन, ठीक है। और एक आपको दे रखा है A बराबर 0.0072 और B बराबर दे रखा है आपको 0.002, ठीक है। आपको निकालना है TC और TB। तो सबसे पहले अपन वान डेर वाल समीकरण से निकालेंगे। तो वान डेर वाल समीकरण के अनुसार, वान डेर वाल समीकरण के अनुसार क्या होती हैं, P प्लस A/V² V माइनस बी बराबर RT। क्लियर, P प्लस A/V² V माइनस बी बराबर RT। मान रखिए आपके पास सब मान है। 1 प्लस A का मान है आपके पास ये रहा 0.0072 अपॉन 1 का स्क्वायर, 1 माइनस B का मान है 0.002 बराबर R इंटू 273। T का मान कितना अपने पास 273, ठीक है। अब आगे देखिएगा आप, आगे क्या हो जाएगा अपने पास, इस पूरे को आप सोल्व करोगे ना तो आपके पास आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ना, इसको सबको बस जोड़ बाकी गुना बाकी करना है, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा R बराबर 0.00368, R बराबर 0.00368। ये अपने पास R का मान आ गया। इसको सोल्व किया, R बराबर ये हो गया। अब अपने को निकालना TC का मान क्या होता है 8A/27 RB। TC का फॉर्मूला कितना होता है 8A/27 RB। जो जो वैल्यू है सब पुट कीजिए आप। तो TC बराबर 8 इंटू A का मान कितना अपने पास 0.0072 है ना, अपॉन 27 ऐसा कैसे ही, 27 ऐसा कैसे ही। R का मान अपने पास कितना है 0.00368 इंटू B का मान कितना अपने पास, B का मान है 0.002। ये अपने पास B का मान है, ठीक है 0.002। आप इसको सोल्व करोगे ना, जोड़ बाकी गुणा भाग करते जाना है। तो आपके पास आएगा ये TC बराबर 290.90 केल्विन। ये आ गया आपका TC बराबर 290.90 केल्विन, ठीक है। या आप इसको 290 कर सकते हो, कोई इशू नहीं। लगभग आपका आएगा 29 केल्विन। तो अपने को टेम्परेचर निकालना पड़ता है डिग्री सेल्सियस में। तो 290 माइनस 273 डिग्री सेल्सियस। तो आपके पास कितना हो जाएगा, जब 290 में से 273 जाएगा तो ये हो जाएगा आपके पास 17 डिग्री सेल्सियस। आंसर TC। बस वैल्यूज थी है ना, इसको जोड़ बाकी गुना भाग करना आप करते जाना। इसी प्रकार आप निकाल सकते हो क्या, एक निकाल लिया अपन ने, एक आप निकाल सकते हो, वो होगा आपका TB बराबर फॉर्मूला होता है A/RB। TB बराबर क्या होता है आपके पास A/RB। सभी के मान पता है आपको। तो TB बराबर A है आपके पास 0.0072 अपॉन R है आपके पास 0.00368 इंटू B कितना है आपके पास, B है आपके पास 0.002। बहुत सारे 00 एक साथ आ गए, वही आपको जोड़ इसको डिवाइड करना है, इंटू करके 0 से भी आप सोल्व कर सकते हो। तो आपके पास आएगा 978.26 केल्विन, ठीक है। तो अब जब अपन इसको डिग्री सेल्सियस में निकालेंगे 978.26 माइनस 273 डिग्री सेल्सियस, तो आपके पास आंसर आ जाएगा TB बराबर
705.26 डिग्री सेल्सियस आंसर। बस ऐसे क्वेश्चन सोल्व करना है। क्वेश्चन आपको ऐसे ही पूछेंगे, आपको क्या करना है, आर का मान निकालना होता है, ठीक है। ए और बी आपको दे देते हैं कॉन्स्टेंट में, या आपको आर दे दिया तो ए और बी पूछ लेते हैं, या ए दिए दिया तो एक बी पूछ लेते हैं, बस यही चाहिए अपने को। फिर अपने पास फॉर्मूला है टीसी पीसी और इससे अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आज अपन इतना से ही पढ़ेंगे बॉयल टेम्परेचर से रिलेटेड। आज अपना जो भी टेम्परेचर वाला पोर्शन था वो अपना आज क्या हो जाता है, पूरा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और आज का अगर आप क्वेश्चन लिखना चाहो तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा वैसे क्वेश्चन लिखाने की ज़रूरत तो है ही नहीं, आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि बॉयल ताप के बारे में समझाइए विस्तार से। क्वेश्चन क्या हो गया आपका कि बॉयल एक्सप्लेन बॉयल टेम्परेचर, है ना, विस्तार से पूरा बॉयल ताप आपको समझाना है, किस प्रकार उसका डायग्राम बनेगा, कैसे हर एक वैल्यू आएगी जो आपको समझानी, ठीक है। और एक आपको तीनों में रिलेशन, बॉयल ताप में रिलेशन बिटवीन टीबी, टीसी एंड टीआई, ठीक है। इन तीनों में आपको रिलेशन बताना, बस छोटे छोटे रिलेशन आपको पता है, जिसमें टीआई सबसे बड़ा, फिर टीबी और फिर लास्ट में क्या आ जाएगा, टीसी। ये तीनों वैल्यू आपको बतानी। तो आज के लिए बस इतना ही, कल आपको वापस नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छे से समझ में आए। और मैंने आपको पहले भी बताया, बार बार बताऊंगा, जो भी डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि कुछ थ्योरी के कुछ आपके क्या थ्योरी से डेरिवेशन निकलता है, आप पहले उनको लिखिए, जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा हूँ, क्योंकि मेरा ब्लैक बोर्ड क्या 4-4, 5-5 बार भरता है, उसको मिटाना पड़ता है बार बार, इसलिए आप उसको मैं उसको बार बार जो पहले वाला लिखा हो तो उसको मैं बाद में समझा नहीं पाता हूँ, तो आप उसको एक बार लिखिए, फिर उस चीज़ को आप देखिए, आपको हर एक चीज़ पूरा सिस्टमेटिक तरीके से लिखा हो समझ में आ जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।